ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सीनियर बैचेस सीडीएस एनडीएस के लिए हम एक नई सीरीज लेके आए हैं और इस क्रम में हम दिन के 2 वीडियो एटलीस्ट आपके सामने लेके आते हैं। अराउंड इसी टाइम हमारा दूसरा वीडियो आएगा। इन दिस सेक्शन वी विल कवर द इंडियन पॉलिटी, जो कि हमने कल इसकी एक पहली क्लास ली थी और आज उसी से आगे हम शुरू करते हैं अपना पॉलिटी का सेक्शन। तो आज का पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पुरानी जो हमने कल पॉलिटी में कवर किया था उसका एक हल्का सा आपको रिवीजन दे देता हूँ। ओके, तो कल हमने पॉलिटी में देखा था, जैसा कि शब्द से हमने डिसाइड किया था कि हम कहाँ से पढ़ना इसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले था इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन में इंडियन क्या है? इंडिया इज अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ, इफ यू टॉक इन द पॉलिटिकल टर्म्स, इंडियन पॉलिटी के टर्म्स में कहें तो इंडिया एक स्टेट है। सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट होता क्या है पॉलिटी के टर्म्स में। और दूसरा था पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है किसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे गवर्नेंस चलती है, और उसको एक हम टर्म यूज करें तो उसके लिए हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के लिए फिर हमने दूसरी चीज जो कल समझी थी वो थी व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? एज जनरल कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी स्टेट को उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। और फिर हमने स्पेसिफिकली इंडिया के टर्म्स में देखा था कि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत क्यों है, उसके लिए क्या क्या खास बातें हमने देखनी है। तो उसका एक रिवीजन हल्का कर लेते हैं। स्टेट जो होता है, स्टेट किसी भी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसका एक नमूना होता है। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि सीधे सीधे हमें नहीं दिखाई देता, बल्कि अपने ऑर्गन्स या अपनी जो भी ये रूल करता है, रूल्स के थ्रू हमें समझ में आता है कि दिस इज अ स्टेट। तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि स्टेट बनने के लिए। ओके, तो वो क्या कंडीशंस होती हैं? तो पहली कंडीशन या पहला एलिमेंट स्टेट का होता है ज्योग्राफिकल एरिया। एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए तभी वह स्टेट कहलाएगा। दूसरा है उसमें रहने वाली एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरा है उस पॉपुलेशन को चलाने वाली एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि रूल का एक स्ट्रक्चर हो जो कि ये गवर्नमेंट चलाए। इसके अलावा इस पूरे रीजन की अपनी सोवर्निटी होनी चाहिए, यानी कि ये अपने डिसीजंस खुद लेने वाला एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट नेसेसरी एलिमेंट्स हैं: ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवर्निटी। और दीज 4 एलिमेंट्स आर नेसेसरी एंड नॉट ऑप्शनल, यानी कि इनमें से किसी भी एक एलिमेंट के ना होने पर हम उसे स्टेट नहीं कहेंगे। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जिनमें ये चारों एलिमेंट में से किसी एक की कमी थी या 2 की कमी थी, उनकी वजह से हमने किसे स्टेट नहीं कहा। तो जैसे तिब्बत गवर्नमेंट जो इन एग्जाइल में है, जो धर्मशाला से रन होती है दलाई लामा के अंडर, वो एक स्टेट नहीं है। ऑल्दो इट हैज़ अ पॉपुलेशन, इट हैज़ अ गवर्नमेंट, इसके बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड रीजन में रहते हैं। अपने ओरिजिनल ज्योग्राफिकल एरिया से उन्हें बेदखल कर दिया गया है, तो इट इज़ नॉट अ स्टेट। ऐसे ही हम पुराने समय में देखें कि ब्रिटिश इंडिया इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट, बिकॉज ऑल्दो इट हैज़ अ ज्योग्राफिकल एरिया, इट हैज़ अ पॉपुलेशन रिसाइडिंग ऑन इट, और उसकी एक गवर्नमेंट भी थी, लेकिन दैट गवर्नमेंट डू नॉट हैव सोवरेनिटी। जो सोवरेनिटी थी वो ब्रिटेन के पास थी। ब्रिटेन जो डिसीजन लेता था वही इंडिया में लागू किए जाते थे। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ स्टेट। इसके अलावा फिर हमने अफगानिस्तान में इन द मंथ ऑफ अगस्त ईयर 2021 में एक ऐसी स्थिति देखी थी जब वो स्टेट नहीं रह गया था। और जब तालिबान वहाँ बहुत सारी जगहों को कैप्चर कर रहा था और वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देश छोड़कर जा चुकी थी, तो इन दैट टाइम, उस छोटे टाइम पीरियड में, वो गवर्नमेंट लेस एक एंटिटी थी, इसलिए उसे स्टेट नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ तक स्टेट की बात थी। तो इंडियन पॉलिटी में इंडिया जो कि एक स्टेट है, और स्टेट क्या होता है वो हमने समझ लिया। ये चारों कंडीशन इंडिया सेटिस्फाई करता है। इंडिया का अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया है, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन है, एक वहाँ सोवरेन गवर्नमेंट है जो अपने डिसीजंस खुद लेती है। तो दैट्स वाई इंडिया सेटिस्फाई ऑल द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट अ स्टेट और अ नेशन स्टेट और अ कंट्री। ये सब एक ही बात है। अब देखते हैं व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत क्यों होती है कहीं पर भी, किसी भी स्टेट में? पॉलिटिकल सिस्टम
क्यों ज़रूरी है? दरअसल जब सोसाइटी जो सिविलाइजेशन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए वहाँ कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वहाँ वो सोसाइटी सस्टेन करेगी, ठीक ठाक तरीके से फ्लरिश कर पाएगी। तो दैट्स वाई फॉर द सस्टेनेंस ऑफ अ सोसाइटी वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, एंड टू प्रोटेक्ट द वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ दैट सोसाइटी वी ऑल्सो नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इन जनरल हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा to become a full-fledged human being, we also need certain conditions which can provided by a state or a political system. एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हो जिसमें आदमी आसानी से आज़ादी से रह सके और अपनी जो प्रोग्रेस है उसके लिए काम कर सके। तो इसलिए भी हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए होता है। तो दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है ऑन अ सोशल लेवल, वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरा एस्पेक्ट है ऑन अ इंडिविजुअल लेवल। ओके, सोशल लेवल पर सोसाइटी के सस्टेनेंस के लिए, उसके वीकर सेक्शंस की प्रोटेक्शन के लिए और एज अ होल सोसाइटी प्रोग्रेस कर सके, इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। और फॉर एन इंडिविजुअल, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए सही अपॉर्चुनिटीज़, सही इन्वायरमेंट में रह सके, और दूसरा उसे अपने किसी भी सर्वाइवल के लिए किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि कोई दूसरा देश आक्रमण कर ले या इस तरह की चीज़ें, जो उसे प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी मिल सके ताकि वो अपनी प्रोग्रेस के बारे में ज़्यादा चिंता कर सके। इसके लिए हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। तो दो एस्पेक्ट्स में हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल पे। और हम हिस्टोरिकली भी देखते हैं थ्रू आउट द सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन, हमने बहुत सारे तरीकों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को अपने अंदर अपनाया है। जैसे हम सबसे पहले देखें तो आदिमानव से ट्राइबल पर्सन की तरफ या ट्राइबल सोसाइटीज़ की तरफ हम बढ़े तो उनका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम था, कुछ रूल्स थे जिनके तहत वो गवर्न होते थे। ट्राइबल सोसाइटीज़ से हम किंगडम्स की तरफ बढ़े, यहाँ किंग होते थे और बहुत सारे उनके नोबल्स होते थे, प्रजा होती थी। ये एक अलग तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था। इसके बाद हमने एम्पायर्स देखे, बड़े बड़े एम्पायर्स, बहुत सारे इन्वेडर्स देखे जिन्होंने अपने बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सिकंदर की अगर हम बात करें, या फिर मुगल पीरियड का टाइम देखें तो ये गुप्त पीरियड का टाइम देखें तो ये एम्पायर का टाइम पीरियड था। इस समय भी हमने एक खास तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में रहना सीखा और इसके अपने चैलेंजेस, अपने बेनिफिट्स हो सकते थे। उसके बाद हमने कॉलोनाइजेशन का पीरियड देखा, जब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर एक कॉलोनी इस्टेब्लिश की और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनीज इस्टेब्लिश की। वो पॉलिटिकल सिस्टम भी एक था जिसके तहत इंसान ने रहना और जीना सीखा। और ये सब इवॉल्व होते होते धीरे धीरे हम आज के समय में एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम के तहत गवर्न होते हैं, जो अपने टाइम का बेस्ट माना जा सकता है, बिकॉज इससे बेहतर अभी तक कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं दिखा। वो है डेमोक्रेसी। ये है लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन, और इसमें हमें वो सभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर आर सम चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी एज वेल, बट अभी तक का जो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है वो है डेमोक्रेसी। तो इतने सारे समय पे अलग अलग तरीके से जीते हुए हमने पाया कि ईच एंड एवरी टाइम पीरियड में हमें कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत रहना पड़ा। सो वी नीड पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, बिना पॉलिटिकल सिस्टम के एज अ सोसाइटी हम नहीं रह सकते। हमें कुछ ना कुछ तौर तरीके, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ ना कुछ ऐसी बॉडीज तो लानी ही पड़ेंगी जो कि किसी पॉलिटिकल सिस्टम के तहत ही आती हैं। सो इन जनरल ये सारे रीजन हो गए, सोशल, इंडिविजुअल एंड हिस्टोरिक रीजन, जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इंडिया स्पेसिफिक केस देखें तो वाई इंडिया नीड्स पॉलिटिकल सिस्टम, तो जल्दी में हम इसे देख लें कि इंडिया में नेशन बिल्डिंग प्रोसेस रनिंग अभी भी चल रहा है। हम एज अ नेशन इवॉल्व हो रहे हैं। 75 ईयर्स अभी हमें आज़ाद किए हुए हैं, और किसी भी कंट्री के लेवल पर 75 ईयर्स काफ़ी यंग एज मानी जाती है। हम यंग नेशन हैं। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एंटी नेशनल फोर्सेस जो कि इस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। इस तरह के एंटी नेशनल फोर्सेस से लड़ने के लिए, उनसे पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। सो दैट्स व्हाई इंडिया नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। दिस इज वन रीजन। उसके बाद बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स दोनों हमारे सामने मौजूद हैं। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि नक्सलिज्म जैसी एक समस्या जो है हमारे देश के अंदर है, जो कि गलत तरीका, वायलेंट तरीका अपनाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम
को बिगाड़ने का। उसके अलावा एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं टेररिज्म है। इसके साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा एक सेपरेटिज्म का फैक्टर भी आता है, जिसमें देश से अलग होने की भावना कुछ ग्रुप्स के बीच में आ जाती है। सो दीज आर द चैलेंजेस। इनसे निकलने के लिए, इन्हें टैकल डाउन करने के लिए भी हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। तो ये दो कारण तो हैं, इनफ कारण हैं जिनके लिए हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ और वजह हैं। अगर ये सब कारण ना रहे, सपोज इंटरनेशनल फोर्सेस का चैलेंज ना रहे या इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस ना रहे, तब भी इंडिया को एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट को लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए होता है। वेलफेयर स्टेट के तहत हमने कोविड टाइम पीरियड में कल ही जिक्र किया था कि कैसे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट ने। ओके, ये एक वेलफेयर इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये सेंट्रल लेवल की कुछ योजना है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स भी अपनी पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए बहुत सारी पॉलिसीज चलाते हैं। गरीबों को आवास देना हो, गरीबों को शौचालय देना हो, किसानों को सिंचाई की सुविधाएं देना हो, उनकी फसल का बीमा करना हो या उन्हें मुफ्त राशन देना हो, ये सब वेलफेयर स्कीम के अंदर आता है। और फॉर दैट टू गवर्न वेलफेयर स्टेट वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये सब रीजन है जिनकी वजह से इंडिया को पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, ये एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ अलग रिलीजन, इथनिसिटी, कास्ट, ग्रुप, जेंडर, हर तरह की डाइवर्सिटी मिलती है। सो इस प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में जहाँ अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, इन सभी को एक साथ लेकर चलने, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए और इन केस ऑफ एनी इनजस्टिस जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए और इस तरह की कंडीशंस अराइज ना हो, इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। तो दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई वी नीड पॉलिटिकल सिस्टम। उसके अलावा भी बहुत सारे सोशल चेंजेस से हमारा देश गुजर रहा है। कुछ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, उनका अपलिफ्टमेंट जारी है और इसके बीच जो टसल होता है सोसाइटी में, उसको अवॉइड करने के लिए हमें एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। दीज आर द रीजन इनफ फॉर नीड ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल हमें समझ में आया है कि इंडिया ऑल्सो नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम जस्ट लाइक एनी अदर डेमोक्रेटिक स्टेट और अ स्टेट। ओके, तो यहाँ तक की बातें हमने कल की थी। और अब हम देखते हैं जब स्टेट और एक पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं पॉलिटी पढ़ने के लिए, जब वो हमारी क्लियर हो जाती हैं, तो अब हम देखते हैं कि पॉलिटी, जो कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, उसका सिस्टम कैसे चलता है, उसका एक अध्ययन है, उसकी स्टडी है। तो अब हम देखते हैं सेकंड अपना टॉपिक कि वो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऑर्गन क्या क्या होते हैं एक देश के अंदर, जब गवर्नमेंट चलती है तो कैसे चलती है। So any political system has three main tasks to do। किसी भी political system के पास 3 तरह के टास्क होते हैं करने के लिए। उसमें पहला टास्क होता है टू मेक लॉज। पॉलिटिकल सिस्टम का उद्देश्य ही है कि किसी सोसाइटी को चलाना। सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। एक छोटे से स्ट्रक्चर में भी, सपोज यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल एंड 2 or 3 पीपल्स आर लिविंग इन 1 रूम, तो आपको वहाँ भी कुछ अनसेड रूल्स बनाने पड़ते हैं। सोने का समय, उठने का समय, लाइट कब जल रही है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और अदर गुड्स, या फिर कैसे भी जो बाहर का शॉपिंग का खर्चा है वो कैसे मैनेज होगा। इन सब चीज़ों के लिए भी हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो इसी को अगर आप बड़े स्तर पे देखें, बिग स्ट्रक्चर देखें कंट्री के टाइप से, कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाने पड़ते हैं। टू मेक सम सेट ऑफ लॉज वी नीड an organ, or that organ of government is known as legislature। okay, तो legislature यानी कि विधायिका कहते हैं इसे हिंदी में। हमें लॉ बनाने के लिए एक ऑर्गन की जरूरत है। ओके, हमने लॉ बना लिया। नाउ बट इस लॉ को लागू कौन करेगा, कौन मानेगा गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज को? जनता मानेगी। और उन्हें लागू कैसे करवाया जाएगा? तो हम देखते हैं सड़क पर ट्रैफिक के रूल्स को पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है। क्राइम ना हो, जो भी रूल्स गवर्नमेंट बनाए उन्हें चेक करने के लिए पुलिस होती है। ऐसी अलग अलग एजेंसीज बनाई जाती हैं जो कि इन सब रूल्स को
लागू करने के लिए काम करती है। इन सब का जो सबसे ऊपरी अथॉरिटी होती है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं उन्हें ठीक से लागू किया जा सके और इसके लिए एक मशीनरी बनाई जाए। तो गवर्नमेंट का एक ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमें डे टू डे लाइफ में भी दिखता है वो है एग्जीक्यूटिव। और तीसरा ऑर्गन होता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है इन रूल्स से रिलेटेड, कोई क्लैरिटी नहीं है, उस क्लैरिटी को पाने के लिए कौन उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, तो वी नीड अ जस्टिस सिस्टम। तीसरा ऑर्गन गवर्नमेंट का हो जाता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए उन लॉज को एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूशन में अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई अनसर्टेनिटी हो, किसी तरह के इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो, तो ये काम करने के लिए जो बॉडी या ऑर्गन काम करता है गवर्नमेंट का, उसको जुडिशरी कहते हैं। तो कंप्लीट दीज टास्क ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर डिजाइन, और मैंने आपको बता दिया लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। दीज थ्री ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर उनका इलेबोरेशन के साथ हम उनको जानेंगे विस्तार से। सो द मेन टास्क ऑफ लेजिस्लेचर देखते हैं। पहला जो ऑर्गन है उसका जो उसका मेन टास्क है लेजिस्लेचर, इसे विधायिका कहते हैं, उसका काम है टू मेक लॉज। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आजकल अगर आप गौर करेंगे तो आजकल हमें दिख रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। सॉरी, क्या चल रहा है? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो डिस्कशन करते हैं। किस बारे में डिस्कशन करते हैं? टू मेक लॉज। भाई लॉ क्या बनेगा उसके बारे में डिस्कशन होता है। सो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर है। ओके, तो इट इज वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर। कहाँ? सेंट्रल लेवल पर। हमारा देश सेंटर और स्टेट के थ्रू गवर्नमेंट चलाता है। तो स्टेट लेवल पर स्टेट की क्या होती है? विधानसभाएं होती हैं, उसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। जनरली हमें देखने को मिलती हैं विधान सभा, और कहीं कहीं हमें बाइकैमरल मिलता है, यानी कि 2 हाउस होते हैं, तो वहाँ विधान परिषद भी देखने को मिलती है। बट ये स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेचर है और ये सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संसद टीवी से आप देख सकते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। हालांकि आज के समय में ये ज़्यादातर समय इनका बहस हल्ले गुल्ले और शोर शराबे में बीतता है, बट कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स आप पार्लियामेंट की देख सकते हैं जब कोई हेल्दी डिस्कशन हुआ हो। खास तौर पे आप चेक कर सकते हैं जन लोकपाल डिबेट, आप चेकआउट कर सकते हैं NJAC पर डिबेट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब लाया गया था उस पर जो डिबेट पार्लियामेंट में हुई थी, और इस तरह से पुरानी कुछ पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं। आप देखेंगे कि लॉ बनाने का काम कैसे किया जाता है, उसमें किन किन छोटे छोटे मुद्दों पर बहस की जाती है और तब जाके कोई एक लॉ बनता है। सो द मेन टास्क ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकली क्या लेजिस्लेचर हुआ करते थे, क्योंकि हमने देखा कि हिस्टोरिकली बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स होते थे। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम होते थे उनमें कुछ ना कुछ लॉज या रूल्स तो होते होंगे। तो लॉज और रूल्स कैसे बनाए जाते थे? तो हिस्टोरिकल हम देखते हैं अलग अलग सिस्टम्स में कौन कौन से बॉडीज या ऑर्गन होते थे जो कि लेजिस्लेचर के तौर पे काम करते थे। तो अगर हम मोनार्किकल सिस्टम को देखें, मोनार्किकल सिस्टम होता है जहाँ राजतंत्र कहते हैं इसे। ओके, तो राजतंत्र में क्या होता था? वेट अ मिनट। राजतंत्र में जो लेजिस्लेचर का काम है वो करता था किंग। किंग ही जो रूल बना दे वही लॉ होता था। आज की तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन नहीं लेते थे, इसलिए एक पुराना बैकवर्ड एक तरीका है पॉलिटिकल सिस्टम का, जिससे हम इवॉल्व होकर आज डेमोक्रेसी में पहुंचे। इसी तरह थियोक्रेटिक सिस्टम जिन्हें धर्मतंत्र कहते हैं, धर्मतंत्र एक रिलीजन का जो स्टेट होता है, जैसे कोई इस्लामिक स्टेट है तो वो एक थियोक्रेटिक सिस्टम है। वहाँ जो रूल होते हैं वो रिलीजियस बुक में जो लिख लिया गया है, दीज आर द रूल्स।
सपोज एन इस्लामिक स्टेट हैज़ कुरान और शरीयत, उसके आधार पर कोई क्रिश्चियन स्टेट है वहाँ बाइबल के रूल्स चलेंगे, तो ये लॉज बनाने का काम इस रिलीजियस बुक पे निहित होता था। मोनार्किकल सिस्टम में किंग, थियोक्रेटिक सिस्टम में रिलीजियस बुक, दे प्ले एज लेजिस्लेचर, सो दे प्ले द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन दैट सिस्टम्स। लेकिन जो आज के टाइम में हम जिसे सच में लेजिस्लेचर कहते हैं, वो एक इवॉल्व्ड बॉडी है, बिकॉज द पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड विद टाइम। हम मोनार्की में नहीं रहते, हम थियोक्रेसी में नहीं रहते, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में एक इवॉल्व सिस्टम है लॉ मेकिंग का, और उसके लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं। हमारे इंडिया के केस में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पार्लियामेंट ऐसी ही एक बॉडी है, और स्टेट्स के केस में विधानसभाएं या स्टेट लेजिस्लेचर्स ऐसी ही बॉडीज़ हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि लेजिस्लेचर किस तरह से काम करता है, ये एक ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का। इसके बाद लेजिस्लेचर में जानने लायक बात और क्या है, तो आज के समय में इट इज़ बिलीव्ड दैट द लॉ मेकिंग पावर शुड वेस्टेड इन द पीपल। हम इवॉल्व हुए हैं, पहले राजा ही लॉ बनाता था, कोई रिलीजियस बुक ही लॉ की तरह कार्य करती थी, लेकिन अब हमने जब मॉडर्न टाइम में सीखा है, वो ये सीखा है कि लॉ बनाने का जो पावर है, अल्टीमेट पावर ऑफ मेकिंग लॉज, क्योंकि किसी देश में जो जोग्राफिकल एरिया है, जो उसमें रहने वाली पॉपुलेशन है, उसको गवर्न करने वाली जो गवर्नमेंट है, उसको पावर देता कौन है? उसको पावर देते हैं उस देश के रहने वाले लोग। तो इन मॉडर्न टाइम्स इट इज बिलीव्ड दैट द लॉ मेकिंग पावर शुड बी वेस्टेड इन द पीपल। लोगों में ही निहित होनी चाहिए कानून बनाने की शक्ति। एंड हु आर गवर्न बाय दीज लॉज, वो खुद मिल के ये एक्सेप्ट करेंगे कि दीज लॉज आर मेड टू गवर्न अस। हम इजाजत देते हैं कि इस तरह के रूल्स में हम खुद को बांधेंगे और एक सोसाइटी के तौर पे रहेंगे। और ये सबसे बेस्ट इवॉल्व तरीका है कहाँ? डेमोक्रेसी में। एज वी नो, डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो लोगों ने ही बनाया है, किसके लिए? लोगों के लिए ही बनाया है। और कैसे बनाया है? लोगों के द्वारा ही बनाया है। दिस इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, और इसमें लॉ बनाने का काम भी लोग ही करेंगे। तो अगर आप देखते हैं हमारी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो वो कौन है? इस देश के लोग हैं। उन्हें चुना किसने है? इस देश के लोगों ने चुना है। सो अल्टीमेटली कौन है यहाँ? रूलर पब्लिक है। लेजिस्लेचर के तौर पर अल्टीमेटली हम काम कर रहे हैं थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनकी मदद से हम खुद लॉ बना रहे हैं, क्योंकि हमने उनको चुनकर भेजा है। सो इट इज ऑब्वियस दैट पीपल शुड मेक लॉज विच गवर्न देम, बट लॉ मेकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट डेमोक्रेसीज। अगर कोई छोटा देश हो तो हो सकता है वहाँ खुद ही लोग अपने लॉ बना लें। सपोज एक बहुत छोटी पॉपुलेशन वाला देश है लाइक स्विट्जरलैंड, तो वहाँ लोग खुद ही लॉ बनाने का काम करते हैं, और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी संख्या भी कम होती है, उनको उन तक ये बात इजीली कन्वे करा दी जाती है। देखते हैं स्विट्जरलैंड में कैसा सिस्टम था, बिकॉज स्विट्जरलैंड एक अपने आप में अच्छा केस है। तो लाइक इन स्विट्जरलैंड वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमारे देश में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो हमारे बदले काम करते हैं, बट स्विट्जरलैंड में बहुत ही ज्यादा हद तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि लोग खुद ही अपने लिए कानून बनाते हैं, खुद ही उनका पालन करवाते हैं। देखते हैं वहाँ कैसे काम होता है। So like in Switzerland where democracy is in force, people directly vote for the given law. डायरेक्टली वोट, यानी कि हर लॉ के लिए लोगों के बीच वोटिंग कराई जाती है। एक लॉ है जो कंसिडरेशन में है और उसके लिए लोग वोट करेंगे, ज्यादातर लोगों का वोट मिल जाएगा तो वो एक एक्ट बन जाएगा। लॉ से वो एक एक्ट बन जाएगा, यानी कि अब ये ऑफिशियल हो गया कि इस तरह का लॉ मानना ही पड़ेगा। तो ये कुछ खासियत है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज की है, लेकिन ये उन्हीं देशों में सफल हो सकता है जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, मैनेज करना बहुत कम है, हर बात पे वोट कराना आसान है। इंडिया जैसे बड़े देश में जहाँ 125 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ हर एक छोटी बात पे वोट करा पाना मुश्किल है। तो इसलिए इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो कि आगे जाकर हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो स्विट्जरलैंड जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ क्या टूल्स यूज किए जाते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के? टूल्स फॉर सच डायरेक्ट डेमोक्रेसीज आर इनिशिएटिव, रेफरेंडम एंड राइट टू रिकॉल। ये कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज में मिलती हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आप पहले एक इनिशिएटिव उठाएं कि आपने लॉ बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि लॉ बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक इनिशिएटिव लेते हैं और एक सिंपल सा ड्राफ्ट बना के रख देते हैं कि लॉ कुछ कुछ ऐसा होगा, ये उसकी लैंग्वेज है,
ये इसके सेक्शंस हैं, ये इसके प्रोविजंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या जो भी इस तरह से आगे सोन चलेगा। इस पूरे एक ड्राफ्ट पेपर को फिर सर्कुलेट कराया जाता है पब्लिक के बीच। पब्लिक क्या करती है, इस पे होता है रेफरेंडम, यानी कि इस ड्राफ्ट पेपर में लिखी बातों पर वोट होता है और पब्लिक बताती है कि हमें ये पूरा का पूरा मंजूर है या कुछ नए इसमें प्रावधान जोड़ने की जरूरत है या फिर कुछ इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो उन सब चीजों के होने के बाद जो अल्टीमेटली फाइनल ड्राफ्ट हमें मिलता है, उस पे जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग के तहत अगर वो मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है तो वो एक लॉ बन जाता है। वो लॉ एक एक्ट बन जाता है, एक्ट ऑफिशियल होता है। और इसके अलावा जो हम राइट टू रिकॉल देख रहे हैं, ये वोटिंग से रिलेटेड है, यानी कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो डे टू डे काम करने के लिए चुने जाते हैं स्विट्जरलैंड में, जो कि बहुत संख्या में कम होते हैं, उनको अगर वहाँ की पब्लिक चाहे तो बीच में ही, उनके टेन्योर के बीच में ही उनको वापस बुला सकती है। वापस बुलाने का मतलब, सपोज कोई 5 साल के लिए चुना गया नेता ओके अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे रिकॉल कर लेंगे। हम कहेंगे आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आप हटिए, दोबारा इलेक्शन होंगे आपकी पोस्ट के लिए और दोबारा एक हम इंसान को चुनकर भेजेंगे। तो ये कुछ खास बातें जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। लेकिन बट इन डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया वेयर अ ह्यूज पॉपुलेशन रिसाइड्स इन अ लार्ज ज्योग्राफी, एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रिसाइड करती है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फॉलो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम लाइक स्विट्जरलैंड। तो ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ हम इतनी छोटी छोटी हर बातों पर रेफरेंडम करवाएं या कोई इनिशिएटिव लेके कोई लॉ बना पाए। अभी मैंने कुछ समय पहले जन लोकपाल बिल की बात की थी, तो अगर आप अवेयर हो तो जन लोकपाल बिल एक सिविल सोसाइटी के इनिशिएटिव के बाद ही आया था, लेकिन वो एक काफी कम्बरसम प्रोसेस था, उसमें इतनी आसानी से वो बिल नहीं बना था, एक बड़ा आंदोलन हुआ था। दैट मूवमेंट कल्मिनेटेड इन द पैसेज ऑफ जन लोकपाल एक्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट, और ये एक अपने आप में पहला उदाहरण था जिसमें कुछ लोगों के इनिशिएटिव की वजह से एक एक्ट पास हुआ था। लेकिन जो एक्ट के पास होने का प्रोसेस था वो थ्रू पार्लियामेंट ही हुआ था, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हमने जिन्हें लॉ बनाने का काम दिया है, हम खुद नहीं बना रहे, तो वो इनडायरेक्टली जो लोग चुने गए हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये कीवर्ड है, इसको ठीक से समझ लीजिएगा। इन लोगों ने जन लोकपाल बिल पास किया था और ये पहली बार हुआ था कि किसी पब्लिक ने जब किसी मुद्दे पे चर्चा की उसके बाद पार्लियामेंट ने उसे पास किया। तो ये एक तरीका था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ लक्षण इधर दिखे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, और वो कैसे होती है? सो इन इंडिया वी फॉलो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर people elect their representatives and those representatives make laws in parliament. This is how the cumbersome task of making law, यानी कि जटिल काम है जो लॉ बनाने का, is delegated यानी कि सौंप दिया जाता है to some people, कुछ लोगों को, and a parliamentary system of law making comes into existence. इस तरह से parliamentary system आता है लॉ मेकिंग का, और इन अदर वर्ड इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमने लेजिस्लेचर पढ़ा, पहला ऑर्गन किसी भी गवर्नमेंट का। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। हमने थ्रू आउट द हिस्ट्री देखा लॉ बनाने का काम अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग लोग करते थे। मोनार्किकल सिस्टम में किंग, थियोक्रेटिक सिस्टम में रिलीजियस बुक, और डेमोक्रेसी में पीपल, उस देश के रहने वाले लोग करते हैं। अब डेमोक्रेसी में भी बहुत टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट, मतलब किस तरह की डेमोक्रेसी है। अगर बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में एक बड़ी पॉपुलेशन रिसाइड करती है तो जनरली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, और छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में कम पॉपुलेशन के कुछ जो देश होते हैं, खासतौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या फिर स्विट्जरलैंड तरह के देश हैं, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मिक्सचर होता है विथ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस पूरे स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से लॉ बनाने का काम होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने देखा लोग खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, उस पर वोटिंग करते हैं और उसे रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देते हैं, जो कि पास हो जाता है और एक लॉ बन जाता है। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने देखा कि पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं, जो कि लोगों द्वारा चुने गए लोगों का एक समूह है। पार्लियामेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड लॉ बनाने का काम करती है बाय द पीपल,
और इस तरीके से वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लेजिस्लेशन का काम होता है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज अ लेजिस्लेचर, और इस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो पहला ऑर्गन है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट का, वो कैसे काम करता है, और अलग अलग डेमोक्रेसीज में अलग अलग तरीके से कैसे लेजिस्लेशन का कार्य किया जाता है। ठीक, तो इसके आगे का जो प्रोसेस है, ये जो कानून बन चुके हैं, इन कानूनों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, जनरल पब्लिक को कैसे इनको फॉलो करवाया जाएगा, बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन सोसाइटी। सम पीपल्स डोंट वांट टू फॉलो द लॉज, उनको कैसे मजबूर किया जाएगा कि वो लॉ फॉलो करें, उसका काम होता है एग्जीक्यूटिव के पास। ओके, ये है। और उससे पहले हम जब ये लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कैसा लेजिस्लेशन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम कल की क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि हाउ लेजिस्लेचर वर्क्स जनरली, जो कि आज हमने थोड़ा समझा, और हाउ इंडियन लेजिस्लेचर वर्क्स, या इंडिया में कैसे लेजिस्लेचर काम करता है, वो प्रोसेस हम समझेंगे कल की क्लास में। और फिर आगे बढ़कर देखेंगे कि अब एग्जीक्यूटिव कितने टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, और ख़ास तौर पर डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग होते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती अक्सर वहाँ इनका एक ही पावर सेंटर बन जाता है, जैसे कि मोनार्किकल में देखा था, थियोक्रेसी में देखा था। उन सब चीज़ों को समझेंगे हम आगे की क्लास में। आई होप आपने इंडियन पॉलिटी के इनिशियल 2 लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा, आपने स्टेट के बारे में समझा होगा, आपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझा होगा, और अब आज किसी भी गवर्नमेंट के पहले ऑर्गन जो बेसिक काम है लॉ बनाने का, उसको बनाने वाले ऑर्गन लेजिस्लेचर के बारे में कुछ बहुत समझ डेवलप की होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल भी हम इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे जाके हम देखेंगे कि हाउ द लॉ मेकिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, और फिर उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। So that's all for today, and I would like to inform you that we have offline batches going on for NDA, CDS, TA, CAPF, etc. So in case you are interested in our offline classes or any online courses, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। ओके, सो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, और मिलते हैं जल्दी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।